वेलकम फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स। ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी। प्लीज़ आपके फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म कीजिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन किन आर्थिक मुद्दों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, इसमें फर्स्ट है राजकोषीय नीति, सेकंड है मौद्रिक नीति, थर्ड है मुद्रास्फीति एवं अवस्फीति, फोर्थ है सरकारी बजट। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आता है, राजकोषीय नीति भी आती है, मौद्रिक नीति आती है जैसे कि पैसों का प्रबंधन, ठीक है, मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन भी आता है, और जो गवर्नमेंट बजट पेश करती है वो भी आता है। ठीक है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि डी ऑप्शन हो सकता है। ओके, डी ऑप्शन सही है। इसमें समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के वृहद स्तर मतलब बड़े स्तर के आर्थिक मुद्दों से संबंधित है। इसमें कौन कौन से घटक हैं, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति एवं अवस्फीति, सरकारी बजट, भुगतान संतुलन, विनिमय दर, मुद्रा आपूर्ति एवं साख सृजन, रोजगार, ये सब उसमें आता है। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपादान किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करता है या करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है वस्तु की कीमत। तो डिमांड को कैसे प्रभावित करेगा, वस्तु की कीमत कम रहेगी तो डिमांड बढ़ेगी ऑब्वियसली, या वस्तु की कीमत ज़्यादा रहेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैटर करता है, तो फर्स्ट होगा। सेकंड है उपभोक्ता की आय। सपोज़ उपभोक्ता को मतलब किसी वस्तु की रिक्वायरमेंट है बट उसकी जो आय है वो कम है तो वो मांग नहीं करेगा, तो इसके लिए कभी कभी उपभोक्ता की आय भी मैटर करती है डिमांड को प्रभावित करने के लिए। ठीक है, देन थर्ड है संबंधित माल की कीमतें। उसकी कीमत कम रहेगी तो डिमांड बढ़ेगी, कीमत ज़्यादा रहेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। ये तो हर वस्तु के बारे में होता है, तो थर्ड वन भी हो जाएगा, तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि सी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं आंसर। ठीक है, आंसर सी सही है। किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले उपादानों में वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, धन का वितरण, उपभोक्ताओं की रुचि, संबंधित वस्तुओं की कीमत और मौसम एवं जलवायु प्रमुख है। ठीक है, मौसम और जलवायु कैसे, जैसे कि अभी ठंडी है तो उसमें वूल के कपड़े चलते हैं, या बारिश रहेगी तो उस टाइम छाता वगैरह चलता है, अम्ब्रेला चलता है, तो ये सब चीज़ें हैं उसमें, इसके लिए वो भी चीज़ें डिमांड को प्रभावित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट है भौतिक पूंजी के अंतर्गत नकद मुद्रा तथा कच्चा माल इत्यादि मदों को स्थायी पूंजी कहा जाता है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि स्थायी पूंजी वो रहती है जो बहुत समय के लिए हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड है भौतिक पूंजी के अंतर्गत भवन, मशीन तथा औजार इत्यादि मदों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। कार्यशील पूंजी वो नहीं रहती, कार्यशील पूंजी वो रहती है जैसे कि नकद मुद्रा या कच्चा माल, उसको हम लोग कार्यशील पूंजी बोल सकते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है फर्स्ट और सेकंड इंटरचेंज किया है सेंटेंस। ठीक है, और जैसे कि मतलब स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी के बारे में। थर्ड है भौतिक पूंजी को स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी के रूप में बांटा जाता है। ठीक है, ये तो सही है, भौतिक पूंजी को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है कैटेगरीज में, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। ठीक है, तो इसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है केवल 3 सही है ऑप्शन, तो ऑप्शन ए सही है। देखते हैं आंसर। ओके, आंसर ए सही है, ऑप्शन ए सही है। भौतिक पूंजी उत्पादन के लिए आवश्यक कारक है। ठीक है, मतलब कोई भी उत्पादन करने के लिए भौतिक पूंजी की ज़रूरत रहती है। भौतिक पूंजी के अंतर्गत औजारें, मशीनें, कच्चा माल तथा नकद मुद्रा ये सब आता है। ठीक है, और उसके दो कैटेगरीज़ है, जैसे बोला था हम लोग ने कि स्थायी पूंजी है और कार्यशील पूंजी है। ठीक है, तो स्थायी पूंजी क्या रहता है कि बहुत समय के लिए हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें औजार, मशीन, भवन का उत्पादन कितने भी साल तक हम लोग कर सकते हैं, इसके लिए उसको स्थायी पूंजी बोला जाता है। ठीक है, और कार्यशील पूंजी मतलब कच्चा माल, मतलब वो एक बार यूज़ किया तो वो हम लोग फिर से उसको यूज़ नहीं कर सकते, कुछ कुछ कच्चा माल। ठीक है, तो इसके लिए उसको कार्यशील पूंजी कहा जाता है। और नकद मुद्रा वो भी ऐसा है कि वो कार्यशील रहता है, तो इसके लिए कार्यशील पूंजी बोला जाता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग ने थर्ड वाला बोला था, तो वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे क्रियाएं, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट सेंटेंस है, वे क्रियाएं जो वेतन या लाभ के उद्देश्य से की जाती है और उनके लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है, बाजार क्रियाएं कहलाती है। इसमें से कौन सा असत्य है बताना है। ठीक है, तो ये तो सही है कि मतलब जो वेतन या लाभ के उद्देश्य से की जाती है और मतलब पारिश्रमिक का भुगतान भी किया जाता है सबको, तो उसको बाजार क्रियाएं कहलाते हैं। ठीक है,
और सेकंड है जिन क्रियाओं में स्व उपभोग के लिए, जैसे कि मतलब खेती का जो अनाज उगता है तो वो घर में ही रखना, घर के लिए ही मतलब पूरे साल के लिए रखना है, 2 साल के लिए, और वो बाहर ना बेचना, तो उसको स्व उपभोग बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जब उत्पादन होता है तो वो गैर बाजार क्रिया के अंतर्गत आती है। तो ये सेंटेंस सही है। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कोई भी असत्य नहीं है सेंटेंस, तो ऑप्शन डी होगा, न तो 1 न तो 2। ठीक है, तो चेक करते हैं। हमेशा ये बात ध्यान रखना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते टाइम कि असत्य है या सत्य, क्या वहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, तो वो देखना है आपको हमेशा। ठीक है, तो इसका आंसर डी सही है। उपरयुक्त तो दोनों कथन सत्य है। बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई जो भी क्रिया रहती है उसको पारिश्रमिक दिया जाता है, उसको बाजार क्रियाएं कहलाते हैं, और गैर बाजार क्रियाओं में स्व उपभोग के लिए जो भी चीज़ आती है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्रों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट है संगठित क्षेत्र। ठीक है, संगठित क्षेत्र के कर्मचारी को सवेतन छुट्टी, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होता। संगठित क्षेत्र में जो भी कर्मचारी रहते हैं उनको सवेतन छुट्टी, बीमारी के कारण छुट्टी, ये सब उसमें होता है। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस है संगठित क्षेत्र में वे उद्यम आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। हाँ, ये तो सही है कि रोजगार की अवधि एक 8 घंटे 9 घंटे ऐसे कुछ डिसाइडेड रहता है, तो वैसे ही होती है। देन है थर्ड ऑप्शन, संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना होता है। ये भी सही है, संगठित क्षेत्र है वो रजिस्टर्ड होते हैं और सरकार ने जो नियम बनाए हैं तो उसका अनुपालन करना ज़रूरी है। इसके लिए मुझे ऐसे लग रहा है सेकेंड और थर्ड सही है, फर्स्ट वन रॉन्ग है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो सकता है। अच्छा, बी ऑप्शन सही है। असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लिए लाभ मिलते हैं, उनसे एक निश्चित समय तक काम करने की आशा की जाती है, और इस क्षेत्र के कर्मचारियों को सवेतन छुट्टी, भविष्य निधि, अवकाश काल में भुगतान, सेवानुदान इत्यादि जैसे कई लाभ प्राप्त होते हैं। ठीक है, संगठित क्षेत्र में वे उद्यम आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। ठीक है, इसके लिए कथन 2 सही है। और ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होता है, सरकार ने जो नियम विनियम बनाए हैं तो उसके अंडर एक कार्य करते हैं, जैसे कि कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और सेवानुदान अधिनियम। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस हो गए इकोनॉमी के। तो हम लोग ऐसे ही 5-5 क्वेश्चन करते रहेंगे हर एक सब्जेक्ट के, ताकि प्रीलिम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो। ये अभी PT 2022 के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और नेक्स्ट ईयर के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और बाकी भी स्टेट PCS के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल and share this video to your friends. Thank you.